मैंने 6 अटैम्प्ट दिए थे, उसमें से 3 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था 2016, 17, 18 में। 2015 और 2020 में मैंने मेंस लिखा था, बट मेंस नहीं हो पाया था। 2021 में मैंने मेंस भी क्लियर किया एंड इंटरव्यू में आफ्टर मेरा 11 मार्क्स से रह गया था। इट वॉज ए नॉर्मल ट्वीट मैंने एक डाला था एंड इट गॉट वायरल, एंड उसके बाद पूरी कंट्री ने मुझे लव सपोर्ट दिया, कवरेज दी एंड मेरे से पूछा कि कैसे आपकी जर्नी रही, कैसे नहीं रही। मैं हूँ जम्मू कश्मीर से, जम्मू में पैदा हुआ। मेरी स्कूलिंग महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर स्कूल नागबनी जम्मू से हुई। उसके बाद 12th में AIEEE के थ्रू मेरे को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ मिला, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी। 2015 में मैं पास आउट हुआ और 2015 में ही मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था और उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस आउट हुआ था मैं। एंड उसके बाद तो जर्नी UPSC की तरफ ही रही। कुछ और भी एग्ज़ाम्स दिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के इन CDS एग्ज़ाम दिए, उनमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां रह गई एंड नहीं हो पाया। बट आज तो आपके सामने ही है जो भी है। हमारे साथ रजत सर है। सर इस बार UPSC का इंटरव्यू दिए थे और सिर्फ 11 मार्कों से सर चूक गए। सर 10 साल से तैयारी कर रहे थे, कह सकते हैं किस्मत यहाँ पे देखा जाए तो। और सर इतना इस बार चर्चित रहा, इतना टॉपर भी नहीं रहा। करोल बाग, मुखर्जी नगर, हर जगह पूरा देश में कहा जाए तो चर्चा का विषय बना हुआ। तो सर के ट्वीट वायरल हुए। सब कुछ पे हम बात करने वाले हैं, तो आप सब लोग अंत तक बने रहे और नया चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रजत संब्याल। मैंने 6 अटैम्प्ट दिए थे, उसमें से 3 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था 2016, 17, 18 में। 2015 और 2020 में मैंने मेंस लिखा था, बट मेंस नहीं हो पाया था। 2021 में मैंने मेंस भी क्लियर किया एंड इंटरव्यू में आफ्टर मेरा 11 मार्क्स से रह गया था। इट वॉज ए नॉर्मल ट्वीट मैंने एक डाला था एंड इट गॉट वायरल, एंड उसके बाद पूरी कंट्री ने मुझे लव सपोर्ट दिया, कवरेज दी एंड मेरे से पूछा कि कैसे आपकी जर्नी रही, कैसे नहीं रही। मैं हूँ जम्मू कश्मीर से, जम्मू में पैदा हुआ। मेरी स्कूलिंग महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर स्कूल नागबनी जम्मू से हुई। उसके बाद 12th में AIEEE के थ्रू मेरे को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ मिला, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी। 2015 में मैं पास आउट हुआ और 2015 में ही मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था और उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस आउट हुआ था मैं। एंड उसके बाद तो जर्नी UPSC की तरफ ही रही। कुछ और भी एग्ज़ाम्स दिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के इन CDS एग्ज़ाम दिए, उनमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां रह गई एंड नहीं हो पाया। बट आज तो आपके सामने ही है जो भी है। सर आपने 10 साल तैयारी किया, जैसे कि मैंने कई जगह देखा था कि सर के 10 साल मतलब राख में चले गए। उसमें सर क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा था कि बहुत ही अच्छी जर्नी रही, बहुत ही लर्निंग जर्नी रही। अगर मैं अपने आप को देखता हूँ 2012 में और आज 2022 में, तो उस समय मैं भी एक 2 टायर सिटी से आया था जहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं होता है। आप एक बड़ी सिटी में आते हैं, आप एडजस्ट करते हैं, बड़े सारे लोगों से मिलते हैं। उससे पहले तो आप एक अपने एरिया के लोगों से मिले होते हैं, तो आपको सीखने को मिलता है, पता लगता है कि अच्छा ये भी पर्सपेक्टिव है, ये भी एक एग्ज़ाम है, इसकी प्रिपरेशन करते हैं। मुझे हमेशा पढ़ने का शौक़ था, तो उस शौक़ के साथ साथ मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। UPSC का इतना वाइड सिलेबस होता है और पर्सनालिटी इतनी ग्रूम होती है कि उसमें मज़ा आने शुरू हो गया कि नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, स्पीकिंग अपनी इम्प्रूव करी, ऐसे राइटिंग इम्प्रूव करी। तो वो एक जर्नी रही, उसमें बहुत ही n नंबर ऑफ़ चीज़ें सीखी। बट ये होता है कि हमेशा आप सीख रहे होते हैं एक गोल के लिए, अगर वो जब गोल पूरा नहीं होता है तो उस चीज़ का तो हमेशा आपको होता है थोड़ा सा कि ये मेरा गोल अचीव नहीं हुआ। बट मेरे अंदर हमेशा ये था कि अगर ज़िंदगी में आप किसी चीज़ में अपना बेस्ट दे रहे हो, आप ऊपर वाले पे रख दो कि आपको क्या फल मिलेगा। वही जैसे कहते हैं कि कर्म करे चल, फल की चिंता मत कर। तो वही चीज़ मैं करता था एंड उसी चीज़ में जब मुझे एंड में वो चीज़ नहीं मिली जो मेरा गोल था, तो मैंने ये सोचा कि इसका कुछ ना कुछ आगे अच्छा ही है और अच्छा होगा, तो मुझे बस उस अच्छे का वेट करना है या उसके लिए काम करते रहना है। तो लाइफ इज़ लाइक दिस, तो इसी गोल से मैंने इसी माइंडसेट से मैंने वो ट्वीट लिखा था एंड इसी माइंडसेट से मैं डेली अपनी लाइफ भी जीता हूँ। जैसे कि सर यदि आपको इंटरव्यू में सर यदि आपका मार्क सही रहता तो अभी सर आप IPS होते। हाँ, मतलब कि ऐसा है कि इंटरव्यू बहुत गेम डिसाइडर है। मेरे 149 आए हैं एंड मे बी अगर अच्छे होते, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अभी ये चीज़ है कि अगर होते तो मैं होता है, वो तो फिर ऐसी प्रोपोजिशंस चलती हैं। बट हमें तो वही चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो मार्क्स आए हैं एंड उसी को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सर कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं सर, जैसे कि सर आप इतना मतलब इस बार मतलब आपका अंतिम प्रयास था, उसमें आपका UPSC में सर चांस चला गया सर, फिर भी सर आप इतने कूल है। कई एस्पिरेंट सर सुसाइड कर लेते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं रिजल्ट के बाद, उन सब पे सर कुछ बताइए। मेरा ये कहना है कि आप अपनी परीक्षा को एक परीक्षा लेके चलिए, उसमें पूरी मेहनत करिए हमेशा, उसमें हमेशा टॉप आने का ही, रैंक 1 ही अचीव करने का गोल रखिए, उसके लिए पूरी मेहनत करिए। बट अगर आपका जो भी
रैंक आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को हमेशा एक्सेप्ट करिए। एंड अगर उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, अगर आपके पास नेक्स्ट चांस है तो नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करिए। अगर आपके पास चांस ही नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी पेपर में एक ही चांस है और आपने दिया और नहीं हो पाया, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, क्योंकि वो आखिरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको उस वक्त में भी लग रहा हो कि यार मैं अभी सेटल हो जाता, मेरा और स्ट्रगल करने का मन नहीं है या और पढ़ने का मन नहीं है, बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपको आपके पास अब यही ऑप्शन है कि आपको कुछ और की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर जितनी कमिटमेंट से पिछले वाले प्रोसेस में थे, उतनी कमिटमेंट से मुझे लगता है उससे ज़्यादा कमिटमेंट से अगले प्रोसेस में जाना चाहिए, क्योंकि आपने उसमें लर्न किया है। एंड अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहिए एंड उसको उसके एक्सपीरियंसेस को लर्न करके अगले वाले प्रोसेस में और अच्छा करिए। जी सर, प्रीलिम्स के बारे में कुछ स्ट्रेटजी बताइए सर आप। प्रीलिम्स ऐसा है कि मेरा भी हमेशा से ट्रिकी रहा। मेरा भी एक स्पैन था 16, 17, 18 का, जब मेरे प्रीलिम्स नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया था, उसमें मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा रिफॉर्म करा एंड नेक्स्ट दोनों बार मेरा प्रीलिम्स हुआ। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप मार्जिन्स पे रह रहे हैं या आप थोड़े नंबरों से रह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ना अपना आइडेंटिफाई करो मिस्टेक्स। अब हर एक इंसान अलग मिस्टेक्स कर रहा होगा। मेरा ऐसा था कि मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं पेपर में इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ थे, मैं थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चंस पढ़ लेता था या करेक्ट नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस गलत कर दिए। एंड फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं करे थे, उनको एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। फिर आपको कुछ कांस्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इकोनॉमी में अगर मेरे क्वेश्चंस थोड़े कम सही हो रहे थे, तो मुझे इकोनॉमी के बेसिक्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, ताकि अगली बारी जब वहाँ जाऊँ क्वेश्चंस तो अलग आने हैं, बट अगर आपके बेसिक्स अच्छे हो गए हैं तो आप किसी ना किसी तरीके से उनको डील कर लेंगे। और ये रहता है कि प्रीलिम्स में कि आप उस दिन पैनिक मत करिए कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गया। 100 क्वेश्चंस हैं, कट ऑफ 90 जा रहे हैं, 90-95 कट ऑफ जा रहा है, आपको 50 क्वेश्चन से ऊपर सही करने हैं नेट। तो आप ये ध्यान दीजिए कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं 30-35, उसमें आपने बिल्कुल भी एरर नहीं करना है। वो आपको पूरे 95 to 99% एक्यूरेसी से करेक्ट करने हैं, उसमें पूरा कंसेप्ट सही रखना है। बट ऐसा होता है ना कि आपको 10 बॉलें दी हैं बड़ी हार्ड, ठीक है, अगली 10 बॉलें बहुत इजी हैं, बट पहली 10 बॉलों में आपने इतना प्रेशर लिया, अगली 10 बॉलें नहीं खेली गई। तो वो वाली स्ट्रैटेजी भी यूपीएससी लगाते हैं, तो आपको उन स्ट्रैटेजीज़ का काउंटर अपना प्रिपरेशन में करना पड़ेगा मॉक्स में, एंड जब आप घर बैठे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी सर, यदि बात किया जाए किसी आदमी का जब सपना टूटता है या लक्ष्य सर मतलब नहीं पूरा हो पाता है, तो उसमें सर बहुत ज़्यादा निराशा होती है, तो उसके बारे में सर कुछ बताइए सर। या कोई आदमी लक्ष्य लेकर के चलता है, बड़ा सा टारगेट नहीं मिल पाता फिर। हाँ, बिल्कुल निराशा होती है। कोई भी इंसान होगा, किसी भी फील्ड में होगा, चाहे स्पोर्ट्स में होगा, चाहे पॉलिटिक्स में होगा, चाहे टीचिंग लाइन में होगा, या एजुकेशन में ट्राई कर रहा होगा, या एक्टर बनना चाहता होगा। तो इन एनी फील्ड अगर आप वो जो जिस लक्ष्य के लिए आए थे, जो आपने सोचा सपना, वो पूरा नहीं होगा, निराशा तो होएगी। निराशा होना ज़रूरी भी है, और निराशा में मैं ये मानता हूँ, निराशा में ही अगली अपॉर्चुनिटी है। जो इंसान निराश होगा थोड़ी देर के लिए, वो सोचेगा कि अब इस निराशा को ख़त्म करना है। जब वो उस चीज़ को फील कर पा रहा होगा निराशा को, तो वो अगली चीज़ के लिए सोचेगा कि अब मैं क्या करूँ। तो उसी में, और जो इंसान कुछ करने के बाद निराश ही नहीं हो रहा है, तो मतलब कि उसने शायद से अपना एफर्ट ही नहीं दिया था, उसको निराशा ही नहीं हो रही है। तो जो इंसान ज़्यादा निराश होंगे वो उसको बाउंस बैक करेंगे। बस उधर ना मेंटल स्ट्रेंथ की गेम आती है। उस उधर मतलब होता है कि आपका दोस्त कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं, आपके साथ कैसी एनर्जीज एसोसिएटेड है। मतलब कि देयर आर मेनी कंसेप्ट्स कि आप जैसे होते हो आप वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके पास लोग आएंगे, वो भी पॉजिटिविटी दे के जाएंगे अपनी। अगर आप नेगेटिव एक्ट कर रहे हो तो वो भी अपने नेगेटिविटीज़ दे के जाएंगे। तो आप उस लूप में रहेंगे, नेगेटिविटी में, डिप्रेशन के रूप में ही रहेंगे। बट उसको ब्रेक करिए। एंड मैं ये बोलता हूँ, मैंने देखे लोग वो डिप्रेशन में जा रहे हैं एंड वो मेडिकेशंस पे जा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, एट टाइम्स यू मे हैव टू एक्ट इन दैट वे, बट आप अपनी स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि आपको इतना इफेक्ट नहीं हो पाए चीज़ों से और आप डिप्रेशन में ना जा पाएँ। सबसे पहले तो आपकी मेंटल हेल्थ है। जब मेंटल हेल्थ आपकी ठीक रहेगी तो आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में अच्छा कर पाएंगे। यूपीएससी के लिए सर कहीं ना कहीं सर प्लान बी सर लग रहा है ज़रूरी है क्या सर? प्लान बी का ऐसा है कि हर एक इंसान का वेरी करता है, वो वेरी करेगा। उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, उसकी एक इमोशनल स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है। जो भी चीज़ आपको ये चीज़ों में इससे पॉजिटिव आए वो करिए। फॉर एग्जांपल किसी को प्लान बी लेके लगता है कि यार मेरे को नेगेटिविटी आ रही है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ अपने गोल से, तो प्लान बी वो नहीं लेगा। जिसको लगता है कि हाँ प्लान बी ले रहा हूँ, फिर मेरा माइंड स्टेबल हो रहा है और मैं स्टेबल से पढ़ पा रहा हूँ, तो वो उसको प्लान बी लेना चाहिए। और जनरली अगर आप थोड़े अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपको प्लान बी के लिए ट्राई ज़रूर करना चाहिए। दो टाइप की ट्राई हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जो प्लान बी से एसोसिएटेड है, जैसे आपने कुछ एग्ज़ाम्स दिए, स्टेट सर्विसेज दिए, आपने सेंट्रल के कुछ एग्ज़ाम्स दे दिए ताकि वो आपकी अलाइनमेंट रहे यूपीएससी में भी। कुछ हो सकता है आपकी अलाइनमेंट नहीं है, आप
कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, आप एडिटिंग कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप कोई स्टार्टअप भी चला रहे हैं, तो वो हो गया थोड़ा सा यूपीएससी से अलग, आप वो भी कर सकते हैं। एंड यूट्यूब चला रहे हैं, तो उस टाइप से आप कुछ भी टाइप का एक प्लान भी चला सकते हैं ताकि आपकी स्टेबिलिटी रहे एंड आप इक्वली आपको उसके साथ फिर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करके अपने प्रोसेस में भी यूपीएससी में भी अच्छा करें। कुछ सर नए एस्पिरेंट जो गांव में सर दूर दराज के हैं सर, वो यूपीएससी मतलब आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, ऐसे एस्पिरेंट को सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं देखो उनको सलाह तो ऐसे दूंगा कि अगर आपका मन है, जैसे कि सर आप 10 साल से मतलब दिल्ली में है सर, हाँ जी, एक्सपीरियंस तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। एक्सपीरियंसेस ये हैं कि आप देखिए कि आप क्यों आना चाह रहे हैं, पहली चीज़ आप क्यों यूपीएससी में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप बनना चाहते हैं आईएएस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि आप उसके लिए आपकी कैसी एजुकेशनल बैकग्राउंड्स हैं, आप एजुकेशन में कितना एक्सेल कर पा रहे हैं और कितनी आप में डेडिकेशन है, ठीक है, कितनी आपकी आईक्यू लेवल है, कितना आपका रिटेंशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ना है, पढ़ के वो चीज़ें अब्जॉर्ब करनी है, उनको आंसर्स की तरह लिखना है, उनको ऑब्जेक्टिव करना है, इंप्रूवमेंट आएंगी, डेली आप बैठेंगे कमिटमेंट से आपकी इंप्रूवमेंट्स आएंगी, ठीक है। आपको बुक्स पता लग गई, आपको स्ट्रैटेजीज पता लग गई, टॉपर्स की आपने वीडियोस देख ली, आपको सब पता लग गया, आपको अब वो इम्प्लीमेंट करना। अगर आपके अंदर इम्प्लीमेंटेशन है तो आप आइए। अगर आप उन चीज़ों को रिटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस यूट्यूब में वीडियोस देख के सिलेक्ट नहीं होएंगे, आप सिलेक्ट होएंगे अगर आप बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इंसान दिल्ली आके पढ़ना चाहता है आ सकता है, बट एक चीज़ है कि यहाँ पे फाइनेंशियली तो इधर आपकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं हो, ठीक है, ताकि आप ऐसा ना हो आप आके डैमेज अपने आप को करें। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं अगर आपको प्रोसेस का पता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप आके, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ना कोचिंग इंडस्ट्री एक चल रही है उसमें ज़्यादा मत उसकी तरफ जाएं, ठीक है। उसको देख लीजिए कि किस चीज़ की नीड है, ऑप्शनल की नीड है तो जाइए, जीएस की नीड है तो जाइए, सीसेट की नीड है तो जाइए। ये नहीं कि ये बोला हुआ है कि 2.5 लाख का एक पैकेज है और आपको जाना ही जाना है, तो वो मत करिए, ठीक है। हर एक टॉपर, हर एक इंसान, मैं कोई भी है, सेल्फ स्टडी से ही बनता है, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा पता लगता है कि चीज़ें हैं क्या, कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, क्या होता है, बेसिक्स क्या होते हैं। बट जो भी सिलेक्ट होगा उसने नोट्स खुद बनाए होंगे, उसने करंट के भी नोट्स बनाए होंगे, उसने जीएस के भी नोट्स बनाए होंगे, उसने ऑप्शनल के भी नोट्स बनाए होंगे। तो सेल्फ स्टडी ही एक तरीका है इस एग्ज़ाम को निकालने का। वो आप दिल्ली बैठ के करिए, आप बिहार बैठ के करिए, आप जम्मू बैठ के करिए, आप केरला बैठ के करिए, या आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के करिए, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। सर 11th-12th के कुछ एस्पिरेंट सर होते हैं जो भी, वो सभी सर आईपीएस सर बनना चाहते हैं, ऐसे एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए अभी? मैं ये बोलूँगा कि आप अपनी बैचलर्स डिग्री को कमिटमेंट से करिए। ऐसा होता है ना, हम क्या करते हैं, हम 10 साल आगे का सोचते रहते हैं कि क्या होएगा, ठीक है, और ना, हाँ, उस दिन को नहीं जी रहे, ठीक है। अभी नीड ये है कि अगर 12th में अभी पढ़ना है तो वो पढ़िए, ठीक है। अभी बीएससी या बीकॉम, बीए में फर्स्ट ईयर में, बीटेक में फर्स्ट ईयर में है, सोचिए उस चीज़ को, बट जिस चीज़ की जिस अभी कोर्स में है उसको भी तो पूरी कमिटमेंट से करिए, ठीक है। आज तो पूरा जिए, मतलब कि आज उसमें तो यू गेट 10 out of 10 इन दैट, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास टाइम बचता है आप करिए, बट आप उसमें 4.5 पे ही रुक रहे हैं और आप सोच रहे हैं अब यूपीएससी एक वे करते हैं, ठीक है, तो वो गलत है। सर जैसे कि अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में या कुछ छोटे मोटे शहरों में सर, लोग सोचते हैं कि आईएएस आईपीएस बनना ही सर ज़िंदगी है क्या सर, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या मतलब किसी कारण से रह गए होंगे। मैं उनको बोलना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी मिथ है, ठीक है, कि इस एग्ज़ाम, यही एक एग्ज़ाम है, एक तो ये सिर्फ एक जॉब है, ठीक है। हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो दे हैव डिस्क्रिशनरी पावर्स, और उन डिस्क्रिशनरी पावर्स को कभी भी देख के आप इस प्रोसेस में ना आइए, ठीक है। वो अपना काम करते हैं, उनके पास पावर होती है, उसके अकॉर्डिंग वो इम्प्लीमेंट करते हैं। बट सिर्फ आज की जनरेशन में मैं तो ये बोलता हूँ कि डिजिटल इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, एंड उसकी तरफ ही, उसमें ही इनोवेशंस आ रही हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में इतने स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं, हमारी कंट्री में कोलैबोरेशंस हो रही हैं बाहर के साथ, ठीक है। इतने सारे उसके अलावा कोर्सेज़ हैं, ठीक है, वो चल रहे हैं, वो उनमें ज़्यादा चांसेस ऑफ डूइंग वेल हैं, ठीक है। वो भी एक एग्ज़ाम है, बट आप उसको बहुत ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है। आप एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट है, आप अगर गांव में आप में इनोवेशन, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और उसमें आप यू कैन अर्न सो वेल, यू कैन डू सो वेल इन दैट, ठीक है, और आप नाम भी कमाएंगे, शोहरत भी कमाएंगे, सब कमाएंगे। तो डिफरेंट तरीके हैं, आप इसकी ओवर ग्लोरिफिकेशन मत करिए, ठीक है। सिर्फ आईएएस ही सब कुछ करता है, सिर्फ आईएएस ही देश चलाता है, तो फिर तो 8000 लोग ही इस देश को अगर चला रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी मिथ हो जाएगी फिर। जी सर, मेंस के लिए कुछ आंसर राइटिंग का स्ट्रेटजी बताइए। मेंस में ऐसा है कि
एक हर एक प्रोसेस में एक ट्रिक है, ठीक है। मेंस में ट्रिक जो मेरे को लगती थी हमेशा से वो ये थी कि पहले तो क्वेश्चन को समझिए, जो क्वेश्चन में पूछा वही आंसर हमने देना है, ठीक है। हम उसके बाहर नहीं जा सकते। मुझे बैटल ऑफ पानीपत पता है वो मैटर नहीं करता, बैटल ऑफ पानीपत का क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। तो पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन को अनफोल्ड करिए, कि उसके आगे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं उनको भी देखना पड़ता है। डिस्कस लिखा है, इलुसिडेट लिखा है, इलस्ट्रेट लिखा है, उनके डिफरेंट मतलब है थोड़े से, वो पता होना चाहिए। उसके बाद एक स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आप करंट अफेयर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी में आप उसके पॉजिटिव्स बताइए जो हैं, ठीक है। उसका अगर थोड़ा सा कोई उसका चैलेंजेस हैं वो बता के वे अहेड करिए, मतलब कि मेरा यही स्ट्रक्चर रहता था। एंड वे फॉरवर्ड्स ही मैं कंक्लूड करता था, चाहे पूछिए नहीं पूछिए। रिलेटेड टू माई ऑप्शनल, जिसमें मेरे आई गॉट द हाइएस्ट स्कोर इन द कंट्री, एंथ्रोपोलॉजी, उसमें मेरा सा ये रहेगा कि उसमें चूज़ करना होता है क्वेश्चंस, उनको चॉइस अच्छी तरीके से रखिए। जो 3 क्वेश्चन चूज़ करने होते हैं 5 में से, उनमें जो 20 मार्क और 50 मार्क वो आपको अच्छे तरीके से आता होना चाहिए। एंड उसको आप एंथ्रोपोलॉजी को जितना करंट अफेयर से लिंक करेंगे, जितना पेपर 1 को पेपर 2 से लिंक करेंगे, एंड जितना उसको जीएस के साथ लिंक करेंगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को, उतना स्कोर बढ़ने का चांसेस होता है। एंड जितना डाइवर्स उसमें आपका दिखेगा ना, कि आपको कमेटीज़ पता है, एक कमेटी ने आपको 10 कमेटीज़ के नाम पता है और उनकी रिकमेंडेशंस पता है, आपको ये पता है कि उसमें आजकल क्या चल रहा है, ट्राइबल के प्रॉब्लम चल रही हैं, रीसेंट प्रॉब्लम कहाँ चल रही है अभी रीसेंट इशू क्या हुआ है, ठीक है। कुछ जर्नल्स हैं, जैसे जर्मन जर्नल्स हैं, अमेरिकन जर्नल्स हैं, उसमें क्या नई रिसर्च हुई है रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी या कुछ भी, तो जितना वो आप डालेंगे तो वो आपके आंसर्स को लाइवली बनाता है। एंड वो डिफरेंस मुझे लगा था कि मेरा स्कोर इस बार 55 मार्क्स इम्प्रूव हुआ था, तो मैंने वो ट्राई करा था। बट वो आप कर पाएंगे जब आपके कॉन्स्टेंट नोट्स अच्छे तरीके से तैयार हैं, या आपके कॉन्स्टेंट नोट्स कहीं से पढ़ लिए आपने अच्छे तरीके से, तो वो नेक्स्ट स्टेज आती है उसमें। जैसा कि सर आपका रिजल्ट आया तो आपको 11 मार्कों से सर रह गया, तो उस समय सर आप कैसा फील किए थे सर? चांस भी आखिरी था। हाँ, मैं यही बोलूँगा कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक था ऑनेस्टली। मुझे लगा था मेरा नाम होएगा ही होगा, ठीक है, डेड श्योर था मैं आराम से तैयार होकर बैठा था, ठीक है। मम्मी भी बैठे थे साथ में। मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन पकड़ा, मैंने पीडीएफ खोली, तो मैंने कहा आप सर्च कर लीजिए, आप टाइप कर लीजिए, नाम तो होना ही है। तो मैंने टाइप करा, तो जैसे मेरी कास्ट है संब्याल, एंड संब्याल वॉज द ओनली पर्सन जिसने मेंस क्लियर किया हुआ था, तो मुझे लगा संब्याल होगा तो वो तो होना ही होना ना। तो मैंने संब्याल टाइप करा और उसमें नो मैच फाउंड टाइप आ जाता है ना पीडीएफ में, तो वो आ गया। तो 1 मिनट के लगा कि, पर ये पता था कि नो मैच फाउंड आ गया तो अब नो मैच फाउंड ही है, ठीक है। तो अब ये चेंज नहीं होने वाला, ये चीज़ तो एक्सेप्ट उसी वक्त हो गई कि यार नहीं हुआ, ठीक है। तो थोड़ी देर के नंब हो गया, उदास होता है इंसान, ठीक है, लगता है कि यार लग रहा था हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए तो आपकी ज़मीन हिलती है। तो मैं अपने रूम गया, थोड़ी देर मैंने रेस्ट करी, सो गया थोड़ी देर, उठा, फिर मेरे को शाम तक का वेट था कि मार्क्स आएंगे, तो रिजर्व लिस्ट में चांस होता है कि 4-5 नंबर का चांस होता है। मैंने कहा हाँ, उम्मीद थी उस वक्त, तो पूरा नहीं ख़त्म हुआ था। मैंने कहा चलो देखते हैं रिजर्व लिस्ट क्या कितना कट ऑफ है। तो जब वो देखा 11 मार्क्स पीछे था, मैंने कहा अब तो ये भी चांस ऑलमोस्ट नील है। तो उसके बाद फिर मैंने कॉल करी अपने फ्रेंड्स को, मैंने पूछा कि व्हाट ऑप्शंस आई हैव नाउ, दिस हैज़ एंडेड, अब मुझे आगे ही सोचना है, ये इसके बारे में सोच के तो कोई मतलब नहीं रहा हुआ। तो उन्होंने बताया कि आप एजुकेशन इंडिया से कर सकते हो, बाहर से कर सकते हो, आप किसी स्टार्टअप में काम कर सकते हो, आप अपनी इंजीनियरिंग में वापस कुछ कर सकते हो, या आपने कोई कोर्स करना है आप वो कर सकते हो, या आप और पेपर्स की ट्राई कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें लगी तो लगा कि हाँ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, ऐसा कुछ नहीं है कि दिस वाज द ओनली थिंग, अब कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। तो फिर मैं रात को नॉर्मली सो गया, मेरे को नॉर्मल नींद आ गई नेचुरली। तो नेक्स्ट डे नॉर्मली उठा, थोड़ा सा पूजा पाठ सुबह करते हैं तो वो करा। तो मेरा थोड़ी देर के लिए लगा कि यार ये क्यों करना है, पर ये था कि ये वो अलग चीज़ है, पेपर एंड ये सब अलग चीज़ है। तो मैंने कहा ठीक है फाइन, मैंने पूजा पाठ किया अपना। तो मैंने फिर ऐसा था कि मैंने एक ट्वीट बनाया हुआ था जो मैं अगर सिलेक्ट होता तो मैं डालता। पहले से तैयार था, सब फोटो तैयार थी, ट्वीट तैयार था। तो वो ट्वीट अब डालना था बट रिजल्ट नहीं आया था। मैंने कहा यार वो तो उसी दिन डालना था जिस दिन आया था, बट अब नेक्स्ट डे आया। मैंने नेक्स्ट डे सोचा कि यार चल एक ट्वीट डाल देता हूँ अपने लिए कि लाइफ में मेरी मेमोरी रहेगी कि इस दिन रिजल्ट आया था और नेक्स्ट डे मैंने ये ट्वीट डाला था। जैसे होता है ना, आप अपने ट्वीट स्क्रॉल करते हो कभी, तो लाइफ में मेमोरी रहेगी। जैसे किसी की शादी होती है और वो फ़ोटो डालते हैं कि वेड, तो वो उनकी लाइफ की मेमोरी एक बस वो शेयर कर रहे होते हैं अपने साथ और दुनिया के साथ। तो ये मेरी भी अपने साथ और दुनिया के साथ थी। उसमें मेरे साथ दुनिया ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, मेरे साथ 19-19 लोग कनेक्टेड थे उस वक्त जो मेरे को फॉलो कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए ही डाल रहा हूँ क्योंकि फॉलोइंग तो है नहीं कोई। तो
वो मैंने डाला क्योंकि उस वक्त मैं यूज़ भी सिर्फ ट्विटर और टेलीग्राम कर रहा था ना, बाकी सब सोशल मीडिया मैंने ऑफ ही किया हुआ था सब। तो जब मैंने डाला उसके बाद मेरे को एक कॉल आती है, तो वो IAS हैं सर JNK में, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि मेरा नंबर है, वांट टू टॉक टू यू। वो मुझसे बात करते हैं, मुझे कहते हैं आओ मैं आपके पास आता हूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा नहीं सर मैं खुद आ जाऊँगा आपके पास, आप चलिए। तो मैं उनके पास जाता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं कि ये एक प्रोसेस है, हो गया, कॉन्फिडेंट, मुझे लंच पे लेके जाते हैं। तो मैं उस वक्त जब लंच करके वापस जा रहा होता हूँ, मेरा फ़ोन टिंग 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 कर रहा होता है ट्विटर। तो मुझे लगता है ठीक है कुछ चल रहा है, बंद करो अभी इसको, अभी सर के साथ अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कल मैंने सोचा था मैं सिलेक्ट होऊंगा, बट आज मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, बट स्टिल आई एम विद सच ए गुड पर्सनैलिटी। और कितना अच्छा, मुझे अच्छा फील हुआ उसमें भी बहुत ज़्यादा। मुझे लगा कि चलो अच्छा है, मतलब कि ऊपर वाला ठीक है, कुछ अच्छा ही है, अगला दिन लंच आपको अच्छा मिल रहा है एंड कोई आपसे इतना अच्छे से बात कर रहा, तो खुशी होती है। तो फिर मैं अपने नानके जाता हूँ, वहाँ से घर जा रहा होता हूँ, रात को जाके देखता हूँ कि अच्छा ये काफ़ी चल रहा है ट्विटर पे, ट्वीट काफ़ी चल रहा है। तो जब मैं शाम को फिर एक NDTV से मुझे मैसेज आता है कि हम आपकी स्टोरी को करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कर दो, ठीक है। स्टोरी होती है, फिर वहाँ से ऐसा होता है कि मुझे पता लगता है नाउ इट हैज़ गॉट काफ़ी वाइड स्प्रेड एंड उन लोगों के बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं कि आप बहुत अच्छा करेंगे, हमारी तरफ से आपको रिगार्ड्स हैं, आपकी कमिटमेंट प्रिजर्व है। कहीं कहा जाए तो इस बार टॉपर इतना सर चर्चित नहीं रहा जितना आप रहे सर। हाँ, तो वो ये मतलब कि यही चीज़ है कि ये लोगों का प्यार है, जो लोगों ने मुझे इस ट्वीट के थ्रू दिया, इस ट्वीट को दिया, एंड उनको उस चीज़ से उनको खुद भी मोटिवेशन लगी कि अगर कोई इंसान इतना हार्डवर्क करने के बाद सक्सीड नहीं कर पा रहा एंड स्टिल ही हैज़ कमिटमेंट टू डू समथिंग वेल, उस चीज़ को उनको सेल्फ में कॉन्फिडेंस आया एंड उन्होंने फिर मेरे से बात करनी चाहिए एंड मेरे को भी कॉन्फिडेंस उतना दिया कि आपको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में हर एक इंसान किसी ना किसी प्रोसेस में फ़ेल होता है, एंड चाहे वो पर्सनल लाइफ में होगा, प्रोफेशनल लाइफ में होगा, तो हर एक इंसान को थोड़ा सा पता होता है कि फेलियर के बाद कैसा फील होता है। एंड वो फेज़ हर एक ने देखा होता है कि जब हम फेल हो गए अगले दिन कैसे रहेंगे, अगले मोमेंट्स कैसे रहेंगे, आप परेशान होएंगे, जो भी होंगे। तो वो उनके अंदर वो एम्पैथी थी जो उन्होंने मुझे एक्सप्रेस करी एंड मैंने भी उसको इक्वली रिस्पॉन्ड करा। एंड मैंने भी हमेशा ट्राई करा है कि जितना मैं किसी को कॉन्फिडेंस दे सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ, अपने आप को कर सकूँ, साथ वालों को कर सकूँ, जितना भी, तो मैंने हमेशा किया। एंड वो मेरा नेचुरल था, पहले भी था, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा सोशली करना पड़ रहा है, पहले मैं अपने फ्रेंड सर्कल में करता होता था, तो ऐसा था। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो